नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 10 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो क्लास में हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, पहला था जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में, जिसका नया नाम हो गया है अटल नगर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? उत्तर केरल का कोचीन हवाई अड्डा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने वाला मुफ्त ट्रैवल पास जारी किया गया, इसका नाम है? उत्तर बी पिंक सहेली कार्ड। चौथा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? उत्तर होगा, उत्तर हमारा था साथियों बी 5 नवंबर। 5 नवंबर को, साथियों 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता। 7 नवंबर हमारा उत्तर होगा राष्ट्रीय कैंसर दिवस का राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का उत्तर होगा 7 नवंबर। और सुनामी जागरूकता 5 नवंबर। इसके अलावा साथियों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ समारोह कहाँ आयोजित होगी? उत्तर उत्तर था हमारा गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। छठा प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट किसने बनाया? उत्तर बी स्पेस किड्स कंपनी ने। सातवां प्रश्न पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी कंपनी भूतापी ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई? उत्तर होगा हमारा आंध्र प्रदेश में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन रिपोर्ट 2024 में सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन किस देश में हुआ? उत्तर होगा चीन, 1 नंबर पर। नौवां प्रश्न पूछा गया था, दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन बना है? उत्तर स्वीडन, दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश बना। 10वां प्रश्न पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अनुच्छेद 32 के तहत गिरफ्तारी के कारण का लिखित रूप देना अनिवार्य किया गया? उत्तर ए मिहिर राजेश केस में। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं टुडे करंट अफेयर, आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने नीति बनाकर निजी और सरकारी महिला कर्मियों को सवेतन अवकाश दिया। उत्तर होगा सी कर्नाटक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों देखिएगा, कर्नाटक पहला ऐसा भारत का राज्य बना जिसने पॉलिसी ला करके अपने राज्य में महिला जो कर्मी है, निजी या सरकारी, चाहे प्राइवेट जॉब करती हो चाहे गवर्नमेंट जॉब करती हो, उनको उनको मासिक धर्म का अवकाश देगा, सवेतन देगा। ये अवकाश किस प्रकार का? मासिक धर्म का अवकाश होगा। मासिक धर्म अवकाश सवेतन सवेतन निजी और सरकारी कर्मचारियों को, महिला कर्मचारियों को देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया कर्नाटक। डिटेल देखिएगा साथियों, लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशन की दिशा में नीति बनाकर कर्नाटक ने 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है। इससे पहले साथियों हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पूर्व में सिक्किम हाई कोर्ट ने भी यह निर्णय दिया। यहाँ पर बात हो रहा है कि नीति बनाकर किसने दिया? तो कर्नाटक। हाई कोर्ट कहाँ के डिसीजन ने दिया? किस हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मासिक धर्म अवकाश महिलाओं को दिया जाए? तो ऐसा सिक्किम हाई कोर्ट ने किया था। और उसके अलावा साथियों बिहार और उड़ीसा राज्य ने सरकारी कर्मियों को इस प्रकार की छुट्टी दी है। मासिक धर्म अवकाश सरकारी कर्मियों को देने वाला राज्य बिहार और उड़ीसा, और प्राइवेट और सरकारी दोनों को देने वाला तो कर्नाटक, और हाई कोर्ट पूछा जाए तो सिक्किम। इसी तरह से केरल विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ कर्मचारी महिला कर्मियों को भी यह अवकाश दिया है। विश्वविद्यालय कौन? तो केरल राज्य के सभी विश्वविद्यालय। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न पूछा गया, विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर हमारा होगा 8 नवंबर। 8 नवंबर को साथियों विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या डिटेल है देखिएगा। 8 नवंबर 1895 ईस्वी को एक्सरे की खोज की गई। एक्सरे साथियों, एक्सरे की खोज कब की गई? 8 नवंबर 1895 ईस्वी को। किसने किया था? जर्मनी के भौतिक विज्ञानी रॉयंटजन ने एक्स रेस का खोज 8 नवंबर 1895 को किया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 1901 में इस चीज के लिए रॉयंटजन जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई, और 1901 में शुरुआत होते ही फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो रॉयंटजन को दिया गया, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी साथियों। तीसरा प्रश्न देखिएगा, 7 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क में जेम्स डेवी वाटसन का निधन हो गया। इनका संबंध है,
वाटसन, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक नाम आपको याद होगा। वाटसन और क्रिक इन लोगों ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल या संरचना दिया था जेम्स डेवी वाटसन और क्रिक महोदय ने। अभी हाल ही में 7 नवंबर 2025 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में डेवी वाटसन का डेथ हो गया, निधन हो गया। इनका संबंध है ए डीएनए के द्विकुंडलित संरचना या मॉडल से। तस्वीर सामने इनकी, डिटेल देखिएगा। 97 वर्ष की आयु में वाटसन का निधन न्यूयॉर्क में हुआ। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडली संरचना दिया था। किस वर्ष में दिया था? 1953 ईस्वी में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया गया था। इस चीज के लिए उनको 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वाटसन और क्रिक को 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में, यही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। थोड़ा सा अगर हम विकल्प पर ध्यान दें साथियों, तो देखिएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक महोदय ने किया था। रॉबर्ट हुक महोदय ने किया था। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। यही अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति के वसीयत से जो धनराशि प्राप्त होती है ब्याज के रूप में, उसी से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न पूछा गया है, कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक वर्ष के भीतर किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से जो डिटेल हम लोग कवर करेंगे उससे प्रश्न जरूर मिलेगा। कोप 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 30 जलवायु परिवर्तन पर एक शिखर सम्मेलन होता है जिसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर दुनिया भर के देशों को क्या कार्रवाई करना चाहिए, क्या एक्शन करना चाहिए, ये सब इसमें डिक्लेयर किया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में। ये 2025 में कोप 30 ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित होगा। ब्राजील के बेलेम में अभी आयोजित होगा। देखिएगा, डिटेल इसका कवर करिएगा, करंट और स्ट्रेटेजी के पूरा। कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन होगा बेलेम, ब्राजील में। ब्राजील के बेलेम शहर में होगा। कौन कराता है? यूएनएफसीसीसी। इसका फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसी के द्वारा हर साल आयोजन कराया जाता है कोप सम्मेलन का। कोप का फुल फॉर्म क्या होगा? कैपिटल होगा साथियों। कोप का फुल फॉर्म होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। पहला कोप सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, पहला कोप सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था 1995 ईस्वी में। कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, याद रख रहिएगा। तीसरा सम्मेलन जो हुआ था 1997 में जापान के क्योटो में, और यहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया जो कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कोप 3 सम्मेलन था। उसके अलावा कोप 8 को हमें याद करना है। कोप 8 साथियों 2002 में हमारे भारत के दिल्ली में होता है। अगर पूछा जाए कोप सम्मेलन, जलवायु शिखर सम्मेलन हमारे भारत में कभी हुआ है, तो हाँ, 2002 में 8वां जो कोप सम्मेलन था वो हमारे भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। एकमात्र बार भारत में कोप 8 हुआ है 2002 में। इसके बाद ये करंट का है। करंट में ऐसे ही प्रश्न दे दिए जाते हैं साथियों। कोप 28, कोप 29, कोप 31, कोप 32, अब मिलान करिए कौन किससे है, तो आप करंट का जरूर याद रखिएगा। देखिएगा, नीचे से देखते हैं हम। कोप 30 2025 बेलेम ब्राजील में संपन्न हुआ। इसके पहले 24 में अजरबैजान के बाकू में 2024 वाला कोप 29 हुआ। और कोप 28 2023 में दुबई में हुआ, जो यूएई में है। इससे पहले देखें कोप 27, तो वो मिस्र के शर्म शेख में हुआ था। कोप 27 मिस्र के शर्म शेख में हुआ था। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, 21 नवंबर 2025 को 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मोनिका विश्वकर्मा भारत की तरफ से भाग लेंगी। इनका संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न भी साथियों। मिस यूनिवर्स 74वें क्रम का मिस यूनिवर्स टूर्नामेंट ये हो रहा है साथियों थाईलैंड में। थाईलैंड में आयोजित हो रहा है। 21 नवंबर को फाइनल परिणाम आएगा। 21 नवंबर 2025 को हमें पता चलेगा कि दुनिया का मिस यूनिवर्स कौन बनी, 74वें क्रम की मिस यूनिवर्स कौन बनी। तो हमारे भारत की तरफ से प्रतिभाग किया है मोनिका विश्वकर्मा ने। एवं ही नहीं, इन्होंने प्रतिभाग किया साथियों, इन्होंने टूर्नामेंट जीता है। क्या क्या जीता है देखेंगे हम लोग। प्रश्न हमसे पूछा गया इनका संबंध, तो इनका संबंध है राजस्थान से। मोनिका विश्वकर्मा राजस्थान की है साथियों। देखिएगा, उत्तर हमारा ए राजस्थान। 22 वर्षीय मोनिका विश्वकर्मा थाईलैंड में 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगी।
अगस्त 2025 में इन्होंने मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता। अगस्त 2025 में ही उसी मंथ के लास्ट में मिस यूनिवर्स इंडिया बनी। मिस यूनिवर्स राजस्थान जीती, फिर मिस यूनिवर्स इंडिया। और अभी जो है यह नवंबर महीने में साथियों थाईलैंड में 74वें मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिभा करेंगे। अगर जीत जाती हैं तो ये हमारे भारत से चौथी बन जाएंगे साथियों। इनसे पूर्व 3 लोग मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं हमारी भारत से। कौन कौन? सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में और हरनाज संधू 2021 में। छठा प्रश्न पूछा गया है, मिनिट मैन 3 आईसीबीएम किस देश द्वारा विकसित किया गया? उत्तर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी हमारा उत्तर है। मिनिट मैन 3 यह आईसीबीएम है। आईसीबीएम का मतलब हुआ साथियों इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये फुल फॉर्म है आईसीबीएम का। किसको कहते हैं आईसीबीएम? जो भी मिसाइल साथियों, ये मिसाइल दिख रहा है, जो भी मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक अगर मार कर लेता है तो उस मिसाइल का नाम आईसीबीएम पड़ जाता है। यानी हिंदी में अगर उसे हम कहें तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल उसको कह दिया जाएगा। यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, जब 5000 किलोमीटर ये जा रहा है तो ये समझिए कि एशिया महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका से यूरोप महाद्वीप तक लड़ाई की जा सकती है इस मिसाइल से। तो इसलिए इसको कहते हैं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम। अभी हाल ही में अमेरिका ने बना लिया मिनिट मैन 3, एक बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। डिटेल देखिएगा, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम है। इसे दूसरा इसका नाम है साथियों डूम्स डे। अगर पूछा जाए मिनिटमैन का दूसरा नाम क्या है, डूम्स डे, या ऐसे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है डूम्स डे नामक आईसीबीएम किसने टेस्टिंग किया? तो यूएसए ने किया। आईसीबीएम क्या होता है? 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल होता है। भारत के पास भी हमारे अग्नि 5 आईसीबीएम है। अग्नि 5 आईसीबीएम हमारे भारत के पास भी है। आईसीबीएम अग्नि 5 है और अग्नि 6 पर काम हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। अग्नि 6 पर हमारे देश में काम भी हो रहा है, जिसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से ज्यादा रहेगी। अच्छा, एक बात और हम लोग यहाँ पे कर ले साथियों, बैलिस्टिक मिसाइल शब्द आया है। बैलिस्टिक मिसाइल और एक होता है क्रूज मिसाइल, ये दोनों में अंतर क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जब मिसाइल को लॉन्च किया जाए और उसके बाद से मान लीजिए टारगेट यहाँ पर है, इसको हिट करना है, तो यहाँ से लॉन्च करने के बाद यहाँ तक ईंधन खर्च किया जाएगा और यहाँ ईंधन खर्च कम कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा ईंधन। यानी कि जो भी ईंधन यूज हुआ है यहीं तक के सफर के लिए ईंधन यूज हुआ। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ टारगेट को हिट करेगा तो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे जाकर के हिट करेगा। यानी कि आधा जो है ईंधन इसमें लगता है और आधा पृथ्वी की ग्रेविटी से वो टारगेट को हिट करता है। उस मिसाइल को हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो होता है जो रडार में नहीं आता है, ये क्या करता है अपना मार्ग बदल देता है। ये अगर यहाँ से लॉन्च हो रहा है एक क्रूज मिसाइल, तो ये जाएगा और फिर घूम भी सकता है और टारगेट को मार भी सकता है, फिर ऐसे घूम सकता है, इसको कहते हैं क्रूज मिसाइल। तो अगर पूछा जाए बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का भारत में उदाहरण बताइए, तो बैलिस्टिक का अग्नि आप कर दीजिएगा, अग्नि 5, और क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस हमारे भारत का क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस हमारा भारत और रूस दोनों मिलकर के बनाते हैं। इसके नाम को अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की राजधानी है मास्को, और मास्को मोस्कोवा नदी किनारे है, उस मोस्कोवा नदी के नाम पर मोस नाम पड़ा, मिला के नाम हो गया ब्रह्मोस। सातवां प्रश्न पूछा गया है, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर उत्तर होगा मेलानिया ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, नाम है इनका मेलानिया ट्रंप, इनको अभी हाल ही में पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके द्वारा? फॉक्स नेशन के द्वारा। फॉक्स नेशन ने इनको दिया है। ये अवार्ड क्यों दिया गया है देखिएगा, यह समाज सेवा, नवाचार और देशभक्ति के लिए दिया जाता है। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप, प्रथम महिला का मतलब प्रथम पुरुष राष्ट्रपति, और उनकी पत्नी प्रथम महिला हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है जो वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? पैट्रियट पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2019 में। अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां प्रश्न पूछा गया है, तोरखम सीमा किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तोरखम चर्चा में रहा है अभी एक सीमा, याद रखे रहेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों की सीमा पर है तोरखम। ये साथियों अभी
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा विवाद था। सीमा तनाव के कारण एक हिंसक झड़प भी हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सीमाओं को बंद कर दिया गया था। अभी क्या हुआ है, दोनों देशों ने अपनी सहमति से बाउंड्री को खोला है, तोरखम बाउंड्री को खोला है, ताकि जो भी शरणार्थी एक दूसरे देश में एंट्री कर गए हैं, वो अपने-अपने देशों में वापस पहुँच जाएँ। यहाँ मैप देखिएगा, प्यारा भारत हमारा, फिर ये पाकिस्तान हो गया और फिर यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये ईरान देश हो जाता है। ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली देश कौन है? पाकिस्तान, जिसके चारों तरफ दुश्मन है। ईरान की सीमा पर भी इसका सीमा विवाद होता है, यहाँ से भी बमबारी होती है। अफगानिस्तान से इसके संबंध प्राचीन काल से अच्छे नहीं है और भारत से हमारा सर्वव्यापी है। तो ये साथियों, यह अफगानिस्तान से विवाद था। अफगानिस्तान के सीमा पर पड़ता है तोरखम सीमा। तोरखम सीमा को बंद किया गया था हिंसक झड़प के बाद, अभी इसको खोल दिया गया, इस नाते ये चर्चा में है। एक बात स्टैटिक जीके का आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। ये साथियों, पहले जब ये पाकिस्तान और भारत का हिस्सा था, तो ये जो रेखा थी, ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी डूरंड रेखा। लेकिन जब पाकिस्तान ये देश जब बन गया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। इसके अलावा भारत और पाक के मध्य जो रेखा है, उसका नाम रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है, याद रखिएगा। और रेडक्लिफ रेखा बांग्लादेश के मध्य भी है, रेडक्लिफ रेखा। ऐसे ही साथियों, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। इसी प्रकार से 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। ऐसे ही 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। ऐसे ही याद रखिएगा, 49 डिग्री चैनल या 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य है, यूएसए और कनाडा के मध्य। ऐसे ही याद रखिएगा, 38 समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभक्त करती है, इसकी सीमा बनाती है। सबको ध्यान पूर्वक देख रहिएगा। डिटेल देखते हैं साथियों इसका। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा डूरंड रेखा पर तोरखम सीमा चौकी है। इसी को आंशिक रूप से खोल दिया गया है, ताकि शरणार्थी अपने घर लौट सके। 12 अक्टूबर को एक घातक झड़प हुआ था, उसी के बाद से दोनों देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी और वर्तमान में पुनः जो है सीमा खोल दिया गया है, चौकी खोल दी गई है, ताकि दोनों देशों में जो भी प्रवासी या फिर शरणार्थी अपने अपने गंतव्य पर अपने देशों में पहुंच जाए। साथियों, ये था आज का 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी गर्व श्री से नहीं जुड़े हैं, गर्व श्री से जुड़ जाइए। इतिहास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आप जाइए विजिट करिए, पढ़िए। और कल से हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।